हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 6 लेके आए हैं। अगर आप भी 2021 में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये पार्ट 6 में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए गए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न पूर्णतः एनसीईआरटी प्रश्न है और गेसिंग किया हुआ प्रश्न है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो आइए देखिए पहला नंबर प्रश्न को कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह है आपका दृष्टिपटल या फिर रेटिना। और आपको बता दें कि दृष्टिपटल या रेटिना नेत्र गोलक की तीसरी तथा भीतरी सतह दृष्टिपटल होती है और यह अत्यंत कोमल झिल्ली के समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा, यानी कि आप नीले रंग का टॉर्च ले लीजिएगा, उसके बाद हरे रंग की वस्तु को देखिएगा तो आपको काला दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काला। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे यूनिट पूछा गया है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है आपका जूल होता है। तो आपको बता दें कि एक जूल बराबर, आपके ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि एक जूल बराबर जो होता है, यानी कि एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और आपको बता दें कि हर वस्तु जो होता है ना, ऊर्जा किसको कहते हैं कि हर वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को यशद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनीकरण है, तो यहाँ गैल्वेनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशद लेपन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में आपको यशद लेपन देखने को मिलेगा तो यशद लेपन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे गैल्वेनीकरण है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि लोहा के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है और जिससे धातु का जंग लगना रुक जाता है, यानी कि इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि कार्बन क्या है। तो देखिए कार्बन क्या होता है, आपका अधातु होता है और इसका परमाणु संख्या आपका 6 होता है। कार्बन जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह भी प्रश्न पूछा जाए कि कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त एवं दोनों अवस्था में पाया जाएगा। मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में कार्बन पाई जाती है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए ग्लूकोज यानी कि इसका रासायनिक आपको फॉर्मूला बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला जो आता है आपका मोनोसेक्राइड या फिर इसको हम लोग सरल में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग कह सकते हैं C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि C6H12O6 यहाँ पे आपको कहीं पे देखने को नहीं मिल रहे होंगे कि C6H12 और O6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसको याद रखिए कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका C6H12O6 होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो वैसे में तो मेथेनाइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल यानी कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH2O2 होता है, CH2O2। और कहीं कहीं पे आपका लिखा हुआ रहता है HCOOH। ठीक है, HCOOH लिखा हुआ रहता है कहीं पे, इसे हम लोग कहते हैं CH2O2। इसको याद रखिए कि मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र ये होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो देखिए परिपथ में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी माप एमीटर से की जाती है। तो यहाँ पे एमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे अमीटर। ठीक है, एमीटर को ही अमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर एमीटर की जगह अमीटर रहे तो अमीटर इसका राइट आंसर हो जाता। और अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह भी याद रखिए कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम यानी कि इस प्रकार जोड़ा जाता है परिपथ में श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नौवां प्रश्न कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो आर जिसे कहते हैं 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी
उसका मान होगा। तो यहाँ पे R का मान यानी कि प्रतिरोध आपका 55 ओम है, ठीक है, 55 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है और यहाँ पे वोल्टेज या फिर विभवांतर 220 वोल्ट यहाँ पे विभवांतर है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितना लेगा। तो I बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका V/R होता है, ठीक है। जब आपको 220 से 55 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका फाइनली आ जाएगा 4 वोल्ट 4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, हमारा जो 11वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो आरोपित बल का परिमाण होगा। यानी कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो आरोपित बल जो लगता है उसका परिमाण क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि फॉलोइंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो देखिए चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है फॉलोइंग के दाएं हस्त के अंगूठा की दिशा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चालक की गति की दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से हमेशा डीसी अर्थात दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होता है इसका राइट आंसर, जो 12 वोल्ट का होता है, ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट या फिर दिष्ट धारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14वें प्रश्न को कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन बी में जल, और ऑप्शन सी में सूर्य, और ऑप्शन डी में परमाणु। तो ऊर्जा के जितने भी स्रोत है, ठीक है, और उसमें अनंत स्रोत जो माना जाता है वो सूर्य माना जाता है, यानी कि सन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सी किरण उपस्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परावैंगनिक विकिरण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवरक्त विकिरण, और ऑप्शन सी में एक्स किरण, और ऑप्शन डी में गामा किरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त किरण, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे माना जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात केवल अभिकारकों से उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अभिकारक से क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, रिएक्टेंट करके रिएक्टेंट होकर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया, और बी में देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी में देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और डी में है संयोजन अभिक्रिया। साग सब्जियों का जो विघटित होता है और कंपोस्ट बनता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। तो आप याद रखिए कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे आभासी बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे आभासी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आभासी, यानी कि इसे हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। अब आइए 19वें प्रश्न को देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, यानी कि आवर्धन m बराबर जो होता है आपका v/u होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी v/u। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए प्रश्न, तो इसको अच्छी तरह से आप याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया एलम तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम ये होता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। तो इसे याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आपतन कोण, और बी में देखिए परावर्तन कोण दिया हुआ है, ऑप्शन सी में निर्गत कोण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत कोण। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता, यानी कि नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो देखिए एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, नेत्रदान नहीं कर सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति संचारी रोग से पीड़ित होता है, और संचारी रोग में क्या क्या आ सकता है, वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें आता है संचारी रोग में एड्स आता है, ठीक है, एड्स आता है, उसके बाद आपका रेबीज आता है, हैजा आता है, ये सब शामिल होता है। और इस सब से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो अपना नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ एड्स से पीड़ित, तो यहाँ पे एड्स से पीड़ित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो ये धुआं होगा। तो देखिए ये धुआं होगा आपका NO2 का, NO2 का ये धुआं होगा। जब लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं होता है, उत्सर्जित निकलता है, यानी कि धुआं निकलता है, तो ये धुआं क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है, यानी कि NO2, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नींबू में वैसे में तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, और संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ नींबू पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक अम्ल। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। तो देखिए अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए, हमारा जो 26वां प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग में कितना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग में 14 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, आपका ब्राउन रंग का होता है, यानी कि भूरा रंग का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूरा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 28वें प्रश्न को कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो इससे क्या निकाला जाता है, इससे लाइकेन निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हमारा जो 29वां प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि निम्न में कौन अधातु है। तो यहाँ पे अधातु कौन है, देखिए ऑप्शन ए में हाइड्रोजन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फेरम है। तो यहाँ पे अधातु हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न, देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सा एलिमेंट है जो जल में डालेंगे तो वो तैरने लगता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पोटासियम, और बी में देखिए कि मैग्नीशियम है, और सी में देखिए कैल्शियम है, और डी में देखिए निकल है। तो कैल्शियम को जल में डालेंगे तो ये तैरने लगता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।